हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे पीएमएसएसबी छात्रवृत्ति परीक्षा 2023, जो कि एग्जाम आपका 29 सितंबर 2023 को है, जिसमें कक्षा 11 के लिए आज हम सामाजिक विज्ञान से लेकर के आए हैं उनका चौथा चैप्टर संसाधन एवं विकास। कुल मिला के 20 चैप्टर हैं, जिनमें से आज हमारा ये चौथा चैप्टर। बहुत जल्द आपको 20 के 20 चैप्टर यहाँ से मिल जाएंगे, जहाँ से आपको 25 प्रश्न करने होंगे। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, संसाधनों का विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? उनकी संभवता पर और उनकी प्रौद्योगिकी पर। तो आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों पर। तो यहाँ से ऑप्शन आप सी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, भूमि एक संसाधन कैसा है? प्राकृतिक है, मानव निर्मित है, सौर ऊर्जा से निर्मित है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? क्योंकि भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, आप सभी को पता है। अगर आप यहाँ पर अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी अजैविक संसाधन है? अजैविक मतलब जिसमें जीवन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, चट्टाने जो है ये अजैविक संसाधन, यानी ऑप्शन ए यहाँ से आंसर हो जाएगा। बाकी आप जो भी यहाँ पर देख रहे होंगे, पशु है, पौधे हैं, मछलियाँ, ये सब जैव संसाधन है। अगला है, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य। हाँ बिल्कुल, ज्वारीय ऊर्जा जो है ये पुनः आपका पूर्ति योग्य है, अजैव या मानवीकृत या अचक्री नहीं है। ठीक है, क्योंकि ज्वारीय ऊर्जा को आप यूज करिए, फिर आपको ज्वार उठेगी, फिर आप उसको पुनः यूज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, संसाधनों को उसकी उत्पत्ति के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है? जैविक और अजैविक। पहला ही घटक बिल्कुल सही है, अन्य इनमें से कोई भी घटक नहीं है। काफी अधिक प्रश्न है, जिससे आपको जल्दी जल्दी आंसर मिल जाए। अगर आपको कहीं प्रश्नों को देखना तो आप वीडियो को रोक रोक कर देख सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक संसाधनों का एक उदाहरण है? तो जो पशु हैं, देखिए वो जीवित होते हैं, तो यहाँ पर पशु यानी ऑप्शन डी वाला सही होगा। चट्टान, लौ, एस्क और सोना, ये सब अजैविक घटक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण योग्य संसाधन नहीं है, पूछ रहा है। देखिए, पवन ऊर्जा पुनः यूज कर सकते हो, जल ऊर्जा को यूज कर सकते हो, वनों को भी आप कर सकते हो, लेकिन जीवाश्म ईंधन जैसे आपका कोयला है या फिर डीजल, पेट्रोल, आप उसमें पुनः उसका निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावी संसाधन है? तो संभावी जो यानी आगे उसको प्रयोग कर सकते, ये है आपकी पवन ऊर्जा। ठीक है। अगला है, जीवाश्म ईंधन निम्नलिखित में से किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? चूंकि दोबारा नहीं बन सकते, तो ये जो उदाहरण होगा वो होगा अनवीनीकरणीय। तो ये ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन है 10वां, जीवन की निरंतर गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए क्या आवश्यक है? तो ये होगा संसाधनों का समान वितरण अगर है तो आपको जो है जीवन की निरंतरता और गुणवत्ता वैश्विक शांति के लिए बिल्कुल आवश्यक है। अगर आप ये समझें, पूरे विश्व की जमीन सभी लोगों में बराबर बराबर बटी हो, तो शायद किसी को कहने का मौका नहीं मिलेगा कि हमें विकास की संभावनाएं कम मिली या अधिक मिली। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना से संसाधन योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास किए? तो यह है पहली पंचवर्षीय योजना। चूंकि अब ये बंद हो चुकी है, पंचवर्षीय जो योजनाएं होती थी, ठीक है, अब ये बंद हो चुकी है, चूंकि असंवैधानिक भी है, मतलब ये संविधान में इनका कोई उल्लेख नहीं है। हमारे देश में वनों के लिए कितना वांछित क्षेत्र है? तो वन के लिए कहा गया 33% अगर है, तो पर्यावरण का जो संतुलन है वो बिल्कुल सही रहेगा, 33, जबकि है नहीं, 20 से नीचे आ गया है। संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता, कहलाते हैं संभाव्य संसाधन। तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला आपका सही होगा। हालांकि आंसर भी इसमें नीचे दिए गए हैं। 14वां आप देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में अति पशु चारण भूमि निम्नकरणीय के लिए जिम्मेदार है? तो पंजाब और हरियाणा। यहाँ पर है ही नहीं, तो आपका यहाँ पर
हो जाएगा सी पंजाब और हरियाणा। अगला है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो भवन व्यक्ति बनाता है, ये प्राकृतिक संसाधन नहीं हो सकता। इनमें से कौन सा एक संसाधन नवीनकरणीय संसाधन यानी जिनसे हम पुनः प्रयोग में ला सकते हैं? तो ये ज्वारीय ऊर्जा है, जो कि पहले भी इसका आप आंसर देख चुके थे, एक क्वेश्चन दूसरे रूम में इसे पूछा गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने 17वां है, भारत में निम्न में किस क्षेत्र में खनिजों और जीवाश्म ईंधन के समृद्ध भंडारण है? ये पठार में है, ठीक है। अगला है सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को सर्वप्रथम कब स्वीकृत किया गया था? तो ये 1992 में किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एनसीईआरटी का प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नकरणीय का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण क्या है? तो अति पशुचारण जो है वहां है, तो ये ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। अगला है जलोढ़ मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो ये नदियों के द्वारा होता है, जो बहुत उपजाऊ भी होती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भूमंडलीय तापन और पर्यावरण प्रदूषण जैसे वैश्विक परिस्थितिकी संकेतों के पीछे मुख्य कारण क्या है? तो यह संसाधनों का अंधाधुंध शोषण। तो अंधाधुंध शोषण के लिए यहाँ पर आपको देखिए ऑप्शन सी में दिखाया गया है, निम्न में से कौन मानव निर्मित संसाधन है? पेट्रोलियम है नहीं, वन है नहीं, मशीनें मानव ही बनाता है, भूमि वन और पेट्रोलियम मानव नहीं बनाता। इनमें से कौन सी मृदा भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है और भारत के लिए अति महत्वपूर्ण मिट्टी है? तो यह है जलोढ़ मिट्टी, यह हो जाएगा ऑप्शन सी वाला सही। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अत्यधिक निक्षालन द्वारा बनी मिट्टी कौन सी? तो यह है लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन आपकी सी यहाँ से हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आप पढ़ लीजिएगा। निम्न में से एक कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? तो जो खनिज संसाधन है व्यक्तिगत नहीं हो सकता। अगला है निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती होती है? तो सीढ़ीदार वही होगी जहां पर जो पहाड़ी इलाका होता है, तो हमारा उत्तराखंड जो है पहाड़ी इलाका है, वहीं पर आपको सीढ़ीदार खेत देखने को मिलेंगे। भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी? जलोढ़ मिट्टी, पहले भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो यहाँ से ऑप्शन डी ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है? पोटाश, चूना और फास्फोरस, इन सभी की मात्रा पाई जाती है। तो यहाँ से ऑप्शन ए सही होगा। जलोढ़ मिट्टी किस प्रकार की फसल खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो यहाँ पर जो गेहूं की पैदावार है वो जलोढ़ मिट्टी में सबसे अधिक होती है। तो यहाँ से ऑप्शन डी वाला सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है कहाँ? तो जलोढ़ मिट्टी है मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो यहाँ से ऑप्शन बी आप रख लेंगे। इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी आपकी गुजरात में पाई जाती है। तो यहाँ से ऑप्शन सी कर लेंगे। अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि। तो जो काली मिट्टी होती है वो आपकी कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और आपने इन सब चीज़ों को जरूर पढ़ा होगा और अभी भी याद होंगे, नहीं याद है तो एक बार आप इन सबको देखते रहिए। लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, देखिए बहुत बार पूछा गया प्रश्न। तो लाल पीली मिट्टी दक्कन के पठार में पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। क्योंकि लाल और पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, बिल्कुल याद रखिए। अगला है, निम्न में कौन सी मिट्टी चाय की खेती के लिए, अभी आ चुका था कि उपयुक्त है? पर्वतीय मिट्टी, काली मिट्टी। वैसे तो चाय के लिए जो है ये काली मिट्टी होगा, ये यहाँ पर गलत लग गया है ऑप्शन। यहाँ से ऑप्शन बी वाला कर लीजिएगा, ठीक है। खेती के लिए कौन उपयुक्त है? तो यहाँ पर काली मिट्टी जो है वो उपयुक्त है, यहाँ से लगा लीजिएगा। तो कुल मिला के आज के ये हमारे 34 प्रश्न थे। संभवतः ये प्रश्न जरूर आपके समझ में आए होंगे और अगर वीडियो आपके पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पे पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। इस प्रकार की वीडियो हम दिन प्रतिदिन अपलोड करते रहते हैं। अगर आपको कोई अन्य विषय की भी वीडियो चाहिए उसके लिए आप कमेंट कीजिए, यथासंभव प्रयास करके वो विषय पर वीडियो लाए जाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ।